बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पहला लेक्चर है चैप्टर नंबर 15 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, कैसे डिफ़ाइन करते हैं, इनकी डेफिनेशन सोर्सेज की बेस पर डिस्कस करेंगे। साथ बेटा हम डिस्कस करेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी के बाद डेफिनेशन है कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद मॉडर्न डेफिनेशन, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने हैं, तादाद में ये कितने हैं, और फिर इतनी अगर बड़ी तादाद है तो इसके रीज़न क्या हैं। 3 रीज़न हम डिस्कस करेंगे, कैटिनेशन, मल्टीपल बॉन्डिंग एंड आइसोमरिज्म। तो लेट्स स्टार्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द वर्ड ऑर्गेनिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑर्गन एंड द वर्ड ऑर्गन मीन्स बॉडी पार्ट। ऑर्गन मीन्स बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये तो आप जानते ही हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक तो ये मतलब पता चल गया कि ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं या उनके बॉडी पार्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो मीन्स इनका डायरेक्ट रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। एक तो ये बेटा इनका मतलब पता चल गया। दूसरा अब हम इनको डिफाइन करते हैं और हमने इनको कहाँ कहाँ पहले डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने इनको 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में डिस्कस किया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। दूसरा हमने 10th क्लास चैप्टर नंबर 9, 11 एंड 12 उसमें डिस्कस किया था। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन जो हम इनकी डिस्कस करते हैं सोर्सेज की बेस पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच कैन बी डिराइव्ड, व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना। तो याद रखें कि इनकी जो सबसे पहली कंपाउंड की क्लासिफिकेशन है, कंपाउंड की पहली क्लासिफिकेशन वो है इनके सोर्सेज की बेस पर। तो हम सोर्सेज को 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले सोर्स को हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पहला सोर्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और दूसरा सोर्स क्या है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये 2 सोर्स हैं। Those compounds which can be obtained, which can be achieved, which can be prepared from the living organisms. Word देखें, organ means organic. They will be called as organic. First definition: the compounds that can be achieved from, that can be prepared, that can be obtained from living organisms, they are called organic. And those compounds which can be prepared from the non-living, whose source, whose origin is non-living organism, they may be called as inorganic compounds. Organic and inorganic both are antonyms to each other. As living and non-living, so organic and inorganic. What are the living organisms? What are the different sources which can be summarized in the living organism? There are 4 different kinds. First of all, we discuss human beings. Second one are called plants. Third one are animals. And the fourth one are microorganisms. These are the 4 main living organisms from which organic compound can be prepared or can be obtained. And non-living sources, what are the non-living organisms? What non-living sources? सबसे पहले अर्थ क्रस्ट, मिनरल्स, एटमॉस्फेयर and lithosphere, etc. Lithosphere means rocks, etc. ये हमारे पास ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं नॉन लिविंग सोर्सेज, और इनसे हम जो भी कंपाउंड फॉर्म हमारे पास मेटल्स हैं, ठीक है ना, वो हम यहीं से हासिल करते हैं। हमारे पास गैसेज हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ठीक है ना, बहुत सारे हम एटमॉस्फेयर वगैरह से हासिल करते हैं। तो ये जितने भी हमारे पास सोर्सेज हैं, इनसे जितने भी हम कंपाउंड हासिल करते हैं, दे आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक। और जो कंपाउंड हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक। ये बेसिकली डेफिनेशन है। हमने डिस्कस करना है नेक्स्ट वाइटल फोर्स थ्योरी। बेसिकली वाइटल फोर्स थ्योरी कंसेप्ट था साइंटिस्ट के दरमियान कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हम उनको सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल कर सकते हैं, और जो हमारे पास नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनसे हम कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर नहीं कर सकते। इस कंसेप्ट को कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसको हम एब्रीविएट करते हैं VFT।
वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी या वीएफटी क्या चीज़ है? कंसेप्ट था साइंटिस्ट का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड, कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड, कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स can only be prepared from the living sources or the living organisms. This concept was called as vital force theory. काफ़ी अर्सा ये कंसेप्ट चलता रहा, लोगों ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, बट ठीक है, मान लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हासिल कर सकते हैं, हम इनको नॉन लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन नहीं कर सकते। जर्मन साइंटिस्ट है बेटा फ्रेडरिक वोलर ने कंपाउंड तैयार किया था यूरिया। यूरिया बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूरिन के अंदर मौजूद होता है, तो उसने एक अमोनियम सायानेट कंपाउंड है, उसको हीट करके यूरिया प्रिपेयर किया। अमोनियम सायानेट का फार्मूला है NH4 अमोनियम CNO सायानेट। इसको अगर हीट किया जाए तो हीट करने से दिस कंपाउंड इज कन्वर्टेड टू NH2 CONH2 यूरिया। ये यूरिया मीन इसका स्ट्रक्चर, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज उस यूरिया के साथ 100% मैच करती थी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स के यूरिया के अंदर, यूरिन के अंदर मौजूद होता है। तो इसके बाद लोगों ने ऐसा तवज्जो देना शुरू की कि अगर यूरिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार हो सकता है तो बाकी कंपाउंड क्यों नहीं तैयार हो सकते, उनको भी तैयार होना चाहिए। तो ऐसा तवज्जो दी, तो फिर बाद में ये थोड़ी सी और एडवांसमेंट है। इस वक्त तक तो यही एक बात मानी जाती थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर सकते हैं और नॉन लिविंग से इनऑर्गेनिक तैयार कर सकते हैं, जबकि हम इनके सोर्स को क्रॉस नहीं कर सकते। अब ये कहानी स्टार्ट हुई तो उसके बाद पता चला कि ये वाली कहानी तो फेल हो रही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन उनके सोर्स की बेस पर हम जो कंपाउंड तैयार करते थे या डिफाइन करते थे, वो तो कहानी फेल हो गई। ठीक है, अब तो इनका सोर्स भी चेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या हुआ? अब नेक्स्ट ये देखा गया कि इनका कंपोजिशन देखी जाए कि इनकी कंपोजिशन में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं जो मेन एलिमेंट, ताकि हम नेक्स्ट कोई और अच्छी डेफिनेशन की तरफ आएँ। देखा गया तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनके अंदर कार्बन वाज द मेन एसेंशियल एलिमेंट। तो जो नेक्स्ट डेफिनेशन थी वो यही कार्बन बेस्ड डेफिनेशन के कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो आप लोगों ने 9th में भी पढ़ी थी, 10th में भी पढ़ी है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक, ये हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है, कार्बन बेस्ड डेफिनेशन। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब अगर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि बाकी सारे के सारे कंपाउंड जो कार्बन जिनमें मौजूद है, क्या आया वो सारे ऑर्गेनिक हैं, या कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनके अंदर कार्बन मौजूद है और वो ऑर्गेनिक नहीं है। अब नेक्स्ट होंगे बात सारी आगे कार्बन के ऊपर। अब कार्बन ही सारा का सारा फैसला करना है। अब कार्बन अगर सारा फैसला करने में कामयाब हो जाती है तो मीन हमारी ये डेफिनेशन किस हद तक कामयाब हो सकती है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास कार्बन बेस्ड डेफिनेशन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक। जी, अब ये बात आ गई कार्बन के बेस पर। अब देखा गया कि बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन मौजूद है। कहा क्या आया कार्बन वाले तमाम कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कह सकते हैं? बहुत सारे एग्जांपल इकट्ठी की गई जिनमें अल्केन्स, आप लोगों ने पढ़े हुए अल्कीन्स, अल्काइंस, इनके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, जिनको हमने कहा था एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन एटसेट्रा कह सकते हैं। लेकिन इनके साथ साथ कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनमें कार्बन मौजूद है, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बोनेट्स, जिनकी एक एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह साइनाइड हैं, सोडियम साइनाइड वगैरह हैं। जैसे अभी हमने अमोनियम साइनेट का नाम लिया, तो ये साइनेट्स भी हमारे पास ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर कार्बन मौजूद है। क्या ये वाले कंपाउंड और ये वाले कंपाउंड जो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, अल्कोहल, ईथर, ईस्टर वगैरह जितने भी हैं, क्या आया ये सब एक जैसे ही हैं? क्या की प्रॉपर्टी एक जैसी है? क्या ये सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं? नहीं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक नहीं है। लेकिन किसी भी कंपाउंड के फार्मूला या उसके नाम को हम देखकर नहीं कह सकते क्या ये ऑर्गेनिक है या नहीं है। मीन्स अब हमें इनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी बेस पर हम कहेंगे कि ये हमारे पास ऑर्गेनिक नहीं है और ये वाले कंपाउंड इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो याद रखें, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं
वो होती है इनके अंदर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड हमें डिफाइन करता है कि कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक है और कौन सा कंपाउंड इनऑर्गेनिक है। याद रखें, जिन कंपाउंड के अंदर बॉन्ड होगा आयनिक, दे विल बी कॉल्ड एज आयनिक कंपाउंड्स, और जिन कंपाउंड के अंदर बॉन्ड होगा कोवेलेंट, दे विल बी ट्रीटेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये जितनी भी ऊपर वाली लिस्ट मैंने मेंशन की है या मैंने नाम बोले हैं, इनके अलावा अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, बेंजीन, इसके अलावा आप लोगों के पास अल्कोहल, अल्कालिडाइड्स, ईथर्स, ईस्टर, अमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड एटसेट्रा, एक बहुत लंबी चौड़ी वैरायटी है इनकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन उसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे भी हैं, जिस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स वगैरह होते हैं, साइनेट्स वगैरह होते हैं, साइनाइड वगैरह हैं, ठीक है। ये तमाम कंपाउंड ऐसे हैं जिनके अंदर कार्बन मौजूद है बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक। वजह क्या है, अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि इनके रीज़न क्या है। हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के दरमियान कुछ कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी चेक करते हैं जो ऑर्गेनिक के अंदर हैं, इनऑर्गेनिक के अंदर नहीं है, या इनऑर्गेनिक के अंदर हैं तो वो ऑर्गेनिक के अंदर नहीं है, ताकि हम इनके अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकें, इनके अंदर हम एक फ़र्क क्रिएट कर सकें। वो चलो हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास बुक के अंदर ये कि पूरा का पूरा टेबल मौजूद है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है, लिहाजा ये डेफिनेशन भी मेरिट पर पूरी नहीं उतरती। इसके अंदर भी एक कन्फ्यूजन या एक डाउट आ गया, ठीक है ना। डिस्कस तो हम कर लेंगे, लेकिन ये भी नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन नहीं है। लेकिन याद रखें एक बात कि तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन मस्ट है, लेकिन ये नहीं है कि हर कार्बन का कंपाउंड यानी कार्बन का हर कंपाउंड ऑर्गेनिक होगा। नहीं, कार्बन के तमाम कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है, अलबत्ता ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन मौजूद है। ठीक हो गया। ये डेफिनेशन भी यहाँ पर आकर थोड़ा सा डाउटफुल हो रही है, इसको भी यहाँ वक्त के तौर पे क्रॉस कर लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, अब जब ये डेफिनेशन भी फेल हो रही है तो हमने क्या सोचा कि अब देखते हैं कि कौन सा ऐसा बॉन्ड है या कौन सा ऐसा नेक्स्ट एलिमेंट है जो इन कंपाउंड के अंदर तो मौजूद है लेकिन इनके अंदर नहीं है। वो हमें जो मिला है वो है हाइड्रोजन। कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब जब ये बात आ गई कि कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी मास्टर है तमाम कंपाउंड में, तो हमने इन दोनों को कंबाइन करके एक नाम दे दिया, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन, दोज कंपाउंड विच कंटेन ओनली टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड कार्बन, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अब डेफिनेशन आ जाती है मॉडर्न डेफिनेशन। अब अगर मॉडर्न डेफिनेशन की तरफ जाएं तो देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिफाइंड एज हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। मीन ओनली 4 वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हैं? 4। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। आपने सब ये 4 वर्ड याद रखने, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये अब मॉडर्न डेफिनेशन है। अब अगर हम मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें, यहां पर लिखें मॉडर्न डेफिनेशन, हाइड्रोकार्बन्स सिर्फ 2 एलिमेंट के नाम है, हाइड्रोजन एंड कार्बन। इनको एब्रिविएट करते हैं HCs एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये 4 वर्ड्स हैं। इनमें से 2 वर्ड्स कंपाउंड के हैं और 2 वर्ड इन दोनों को कंबाइन करने के लिए यूज हुए हैं। बेसिकली हमारे पास ये वाले कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन क्या हैं और इनके डेरिवेटिव क्या हैं, 10th क्लास में हम इनके लिए एक छोटा यानी एक चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11 में या 12 में डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। याद रखें, हाइड्रोकार्बन्स आर दो कंपाउंड विच हैव ओनली 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड कार्बन, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो वर्ड हाइड्रोजन के लिए एंड कार्बन मीन कार्बन, और आखिर में जो एस है वो इधर भी है प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? जिस तरह हमारे रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है ना, हमारे अलावा बाकी हमारे रिश्तेदार हैं, ठीक है, जिनके साथ हमारा कोई ना कोई लिंक है, तो इनका भी इनके साथ कोई ना कोई लिंक होता है जिसकी वजह से हम इनके डेरिवेटिव कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं, डेफिनेशन तो हो गई कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और मजे की बात यह कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ हाइड्रोकार्बन को डील नहीं करती, साथ उनके डेरिवेटिव को भी डील करती है, उनके डेरिवेटिव को भी संभालती है, उनके डेरिवेटिव के साथ भी गपशप लगाती है, उनको भी डील करती है, उनकी भी प्रॉपर्टी और उनकी प्रेपरेशन को स्टडी करती है। हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर डेरिवेटिव्स। जी, आप डिस्कस करते हैं व्हाट आर देयर डेरिवेटिव्स। एग्जांपल लेता हूँ पहले मैं हाइड्रोकार्बन की। आप लोगों ने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन वगैरह के नाम पढ़े हैं। सबसे पहला अल्केन जिसका नाम है मीथेन। फर्स्ट अल्केन नेम मीथेन, फार्मूला है CH4। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हम यूँ बनाते हैं, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगा देते हैं, ये बन गया CH4। इसका नाम है
मीथेन, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। देखें इसमें कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, मीन इसके अलावा कोई तीसरा एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में से नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट आए हैं, एक हाइड्रोजन आया और दूसरा कार्बन, ठीक हो गया। इसलिए कहते हैं डेरिवेटिव, सॉरी हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में से कोई एक हाइड्रोजन, 2, 3 या चारों के चारों निकाल दें, उनकी जगह कोई और एटम पीरियोडिक टेबल में से कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगा दें, तो नया बनने वाला कंपाउंड कहलाएगा डेरिवेटिव। क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव। अब ये हाइड्रोकार्बन है, हम एक हाइड्रोजन निकाल कर इसकी जगह डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगाने की कोशिश करते हैं, देखें कि कौन कौन से नए कंपाउंड बनते हैं। वो जो नए कंपाउंड जितने भी बनेंगे वो सारे के सारे डेरिवेटिव कहलाएंगे। एग्जाम्पल लें, CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाला, ये U निकालेंगे, -H कर देंगे, बचने वाली स्पीशी हमारे पास हो जाएगी CH3 और एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। इसका नाम है मीथेन, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका नाम है मिथाइल, मीथेन से मिथाइल नाम कैसे बनाते हैं? आखिर से ANE माइनस कर देते हैं और YL लगा देते हैं तो नाम बन जाता है मिथाइल, ठीक है। जिस तरह आप लोगों ने डिस्कस किए थे अल्केन एंड अल्काइल्स, मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, एक्सेट्रा, ठीक है ना। वो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे, हमारा अगला टॉपिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने एक बॉन्ड खाली कर दिया, यहाँ पर देखें कार्बन के 4 बॉन्ड है, जबकि यहाँ पर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड खाली है। ये जो एक बॉन्ड खाली हो गया यहाँ पे, इस एक बॉन्ड को फिल करने के लिए हम पीरियोडिक टेबल में से डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम लगाते हैं। वो जो डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम लगाकर हम एक नया कंपाउंड बनाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज डेरिवेटिव। उसका नाम तो एक अलग होगा, लेकिन पूरी फैमिली को हम नाम क्या देंगे? डेरिवेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो हम एटम लगाते हैं, वेरी सिंपल है, हमारे पास हेलोजन हैं, ग्रुप 7 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को हम हेलोजन कहते हैं और उनमें सबसे पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टाटीन है, और एस्टाटीन के बाद, हाँ जी शाबाश, आप लोगों को नाम याद होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, नोशीन, परमीन, नसरीन, नदरीन, सब कुछ है, सारे सारे इसी के अंदर ही मौजूद हैं। समझ आ गई? ये सारे सारे इनमें से कोई भी आप एक यहाँ पे लगा सकते हैं, लगाएं शाबाश। सबसे पहले हम पहले 4 लगाने की कोशिश करते हैं, आखिरी 4 को छोड़ दें, वो हमारा काम का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लगाते हैं यहाँ पे शाबाश फ्लोरीन, अगर हम यहाँ पे लगाते हैं फ्लोरीन तो नाम बन जाएगा मिथाइल फ्लोराइड। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं क्लोराइड, क्लोरीन से क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ब्रोमीन से ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। अगर हम आयोडीन लगाते हैं तो मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा। ये तो थे हमारे पास एक एटम। अब अगर हम एक एटम के बजाय ग्रुप ऑफ एटम लगाते हैं, ग्रुप में 2 एटम भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हैं, एंड सो ऑन, ठीक ना, कुछ भी हो सकते हैं। पहले हम 2 एटम वाला ग्रुप लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3 के साथ लगाते हैं बेटा OH। OH ग्रुप ऑफ एटम है, एक ऑक्सीजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, जगह मिथाइल अल्कोहल, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। अगर हम 3 एटम वाला ग्रुप लगाते हैं तो CH3 के साथ हम लगा देते हैं NH2 या CH3NO2। ये हमारे पास 3 एटम वाला ग्रुप है, इधर में 1 नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन, इधर 1 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। दादा इसका नाम हो जाएगा मिथाइलामाइन और ये हो जाएगा नाइट्रोमीथेन, इसको नाम देंगे। ये भी हमारे पास देखें, इस CH3 या CH4 में से जब हमने एक हाइड्रोजन निकाला था तो उसकी जगह हमने डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगाए। इस तरह हम बहुत सारे और भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगा सकते हैं। जब बेटा जितने हम ज़्यादा एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगाते जाएंगे, हमारे पास एक नया डेरिवेट बनता चला जाएगा। हाइड्रोकार्बन अपनी जगह पर और उनके डेरिवेटिव भी हम स्टडी करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन निकालकर इतने डेरिवेटिव बना सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बाकी भी हाइड्रोजन निकालकर और ज़्यादा डेरिवेटिव बनाएंगे। तो याद रखें, जितने हाइड्रोकार्बन हैं उनसे बहुत ज़्यादा उनके डेरिवेटिव्स हैं। हाइड्रोकार्बन बताते खुद कम है, लेकिन उनके डेरिवेटिव उनसे बहुत ज़्यादा हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन हाइड्रोकार्बन को भी और इनके डेरिवेटिव को भी तमाम को डील करती है और तमाम को अपने दामन के अंदर जगह देती है और वसा देती है। ठीक हो गया। लिहाजा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो ये मॉडर्न डेफिनेशन है या ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर derivatives, and the modern definition of organic chemistry is the branch of chemistry in which we study about the hydrocarbons and their derivatives. Modern definition of the organic chemistry is the branch of chemistry in which we deal with the study of hydrocarbons and their derivatives. ये तो होगी definition.
नेक्स्ट हमारे पास है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने हैं। तो याद रखें जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने मेन एलिमेंट हमने कार्बन को लिया है, कार्बन के 7 हाइड्रोजन मौजूद है। तो मीन एक कार्बन की बेस पर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड हैं हमारे पास, तो कंपाउंड की तादाद बेटा मिलियंस में है। 1 मिलियन कहते हैं 10 लाख को, यानी ये लाखों में है, ठीक है ना। जबकि हमारे पास जो बाकी तमाम एलिमेंट्स हैं अराउंड अबाउट 117 के करीब हैं, इनऑर्गेनिक में हम स्टडी करते हैं, तो उनके कंपाउंड की तादाद बिल्कुल लिमिटेड है, तादाद में कम है। एक कार्बन की वजह से इतने ज़्यादा मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और हर साल बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड नए तैयार होते हैं। कुछ हम पहले से भी डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, क्यों, उनका फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। तो जिस चीज़ का नुकसान हुआ हम उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना, ऑब्सोलीट कर देते हैं, ख़त्म कर दिया। अब इतनी ज़्यादा मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होने की रीज़न क्या है, क्या रीज़न है कार्बन के अंदर। अल्लाह ताला ने कार्बन को ये प्रॉपर्टी दी है कि ये 3 देखें, कैटिनेशन आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, मल्टीपल बॉन्डिंग भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, और आइसोमरिज्म भी आपने हल्का से डिस्कस किया था। तो बेसिकली कार्बन के अंदर या ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो तादाद है, जो इनका नंबर है, वो बेटा मिलियंस ऑफ नंबर में आ जाता है, ठीक है ना। अब इनको हम हल्का सा डिस्कस करते हैं। व्हाट इज कैटिनेशन, व्हाट इज मल्टीपल बॉन्डिंग, एंड एट द लास्ट व्हाट इज आइसोमरिज्म, जो आप लोगों ने 10th क्लास में डिस्कस किया था जी। सबसे पहले व्हाट इज कैटिनेशन, स्पेलिंग देखें, कैटिनेशन CATENATION, कैटिनेशन जी। कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ, याद रखें ये जो हम प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसको हम 2 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहली इसको जो हम डिवाइड करते हैं वो है हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम। दूसरा हमारे पास जो है वो है प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ हम कार्बन की प्रॉपर्टी की वजह से और कुछ हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी की वजह से देखते हैं कि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम, जो हमारे पास है पहली 2 प्रॉपर्टी कैटिनेशन एंड मल्टीपल बॉन्डिंग, वो दोनों कार्बन के खाते में आती हैं। कार्बन सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी शो करता है, कैटिनेशन। क्या प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन। कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम इन विच कार्बन एटम फॉर्म्स लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स विद द कार्बन एटम, के कार्बन अपने जैसे ही कार्बन एटम के साथ मिलकर लॉन्ग से लॉन्ग चेन भी बनाता चला जाता है और रिंग्स भी बनाता है, मींस क्लोज सर्कल भी बनाता है, क्लोज रिंग भी बनाता है। ये दोनों प्रॉपर्टी, अब ये जो कैटिनेशन है डेफिनेशन मैंने डिस्कस कर दी है। अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम in which it forms long chains, ये 2 चीज़ें याद रखनी है, long chains and rings। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जब अगले चैप्टर में जाकर हम इनकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे तो उस टाइम हम इन दोनों चीज़ों को लाजमी डिस्कस करेंगे, लॉन्ग चेन्स और दूसरी चीज़ क्या है, रिंग्स विद अदर कार्बन एटम्स, विद अदर कार्बन एटम्स। कार्बन एटम अपने जैसे ही कार्बन एटम के साथ मिलकर लॉन्ग चेन्स भी बनाता है और रिंग भी बनाता है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। फॉर एग्जांपल कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इधर भी जाएगी इधर चेन जाएगी, ठीक है ना। फर्दर हम डिस्कस करेंगे ये जो लॉन्ग चेन हैं ये हमारे पास स्ट्रेट चेन भी होती है और ब्रांच चेन भी होती है, ये भी कार्बन की प्रॉपर्टी है, ये हम इसके बाद स्टडी करेंगे। और रिंग्स की अगर हम बात करें तो रिंग्स याद रखें, जिस तरह मैथ में जो मैथ में एटलीस्ट 3 पॉइंट्स वाली क्लोज फिगर यानी डिस्कस करते हैं, ट्राइंगल इस तरह 4 पॉइंट के साथ हमारे पास 5 के साथ 6 पॉइंट के साथ हम डिस्कस करते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास कार्बन के अंदर भी यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फार्मूले ही हैं, लेकिन इनको हम बाद में स्टडी करेंगे, ठीक है। ये लॉन्ग चेन है और ये बेटा हमारे पास क्या है, रिंग्स हैं, ठीक है ना। तो कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर लॉन्ग चेन एंड रिंग्स ये दोनों बनाता है, तो लिहाजा इस चीज़ को इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। एक प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम इन विच इट फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड्स एज वेल एज मल्टीपल बॉन्ड। सिंगल कहते हैं एक को, मल्टीपल कहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। मीन्स कार्बन कार्बन के साथ भी,
कार्बन ऑक्सीजन के साथ, कार्बन नाइट्रोजन के साथ या दूसरे एलिमेंट के साथ कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल भी बनाता है और ट्रिपल भी बनाता है। मीन्स कार्बन की ये प्रॉपर्टी कि मल्टीपल बॉन्डिंग, ये कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग, यहाँ पे दो वर्ड याद रखने हैं, एक है सिंगल बॉन्ड एज वेल एज मल्टीपल बॉन्ड, एज वेल एज मल्टीपल बॉन्ड। और मल्टीपल का वर्ड जो हम यूज करें मीन्स 2 आर ग्रेटर देन 2, दो या दो से ज़्यादा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। मीन्स इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड। आप लोगों ने नाम पढ़े हुए हैं डबल और ट्रिपल। कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल भी बनाता है और ट्रिपल भी बनाता है। अब इनके एग्जांपल देखें, कार्बन किस किस के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, किस के साथ डबल है, किस के साथ ट्रिपल है। एक छोटी सी डिस्कशन देखते हैं, दो एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले बेटा देखें कार्बन, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्डिंग। कार्बन नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन के साथ ही बेटा ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। इस तरह कार्बन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी बनाता है। तो मीन ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए लिखी हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं कि मल्टीपल बॉन्डिंग, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो लिहाजा इसकी वजह से भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक बहुत बड़ी तादाद यानी प्रिपेयर की जा सकती है। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, जिनमें डबल बॉन्ड होता है और बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। और जो आखिरी प्रॉपर्टी हमारे पास है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉट कार्बन। कार्बन आइसोमरिज्म नहीं करता, अलबत्ता ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमरिज्म करते हैं। लिहाजा इस प्रॉपर्टी को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के खाते में डालेंगे, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं जी। व्हाट इज द प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड आइसोमरिज्म? आइसोमरिज्म is the property of organic compounds in which two or more molecules have the same molecular formula and have the different arrangement of atoms. Two or more compounds, definition लिखते हैं आइसोमरिज्म की। Two or more, दो या दो से ज़्यादा compounds have the same molecular formula but different arrangement of atom। ये वर्ड याद रखना है, क्या वर्ड याद रखना बेटा? अरेंजमेंट ऑफ एटम, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। दिस इज कॉल्ड, यह है प्रॉपर्टी। टू आर मोर कंपाउंड have the same molecular formula but different arrangement of atoms are called isomers, are called isomers. And this phenomenon, this property and this property or phenomenon or word है बेटा phenomenon is called isomerism। एग्जाम्पल आपने ली थी 10th क्लास में। सबसे पहले ब्यूटेन की एग्जाम्पल थी हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH3। इसको नाम दिया था हमने N ब्यूटेन। N इसलिए कहा था कि चारों के चारों एटम एक ही लाइन में है, तो मीन नॉर्मल, N फॉर नॉर्मल, स्ट्रेट लाइन में चारों के चारों एटम N ब्यूटेन। और इसी फार्मूले को हम एक और तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं, CH3 CH CH3। इस सेकंड कार्बन के साथ चाहे नीचे की तरफ चाहे ऊपर की तरफ आप एक बॉन्ड बनाकर CH3 ग्रुप लगा दें, तो देखें नंबर ऑफ एटम्स मीन्स कार्बन भी 4 हैं दोनों फार्मूलाज में, हाइड्रोजन भी जितने ऊपर हैं उतने नीचे ही हैं, मीन्स 10 हैं, ठीक है ना। अगर हम इसका फार्मूला लिखें तो ये बेटा हमारे पास फार्मूला है C4H10। इस C4H10 फार्मूले को हम दो डिफरेंट तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। 1 2 3 4, चारों के चारों कार्बन एक स्ट्रेट चेन में। दूसरा देखें 1 2 3, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में, चौथे कार्बन ने ब्रांच बना लिया, लिहाजा ब्रांच फार्मूला भी बन गया। 3 2 5, 5 और 2 7 और 3 10 हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखें 3 और 1 4, 4 3 7 और 3 10 हाइड्रोजन है, मीन नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, दोनों में हाइड्रोजन 10 हैं। लिहाजा ये जो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है एक ही कंपाउंड के फार्मूले की, दैट इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। दूसरी एग्जांपल जो आप लोगों ने डिस्कस की थी वो थी हमारे पास C5H12 मीन्स पेंटेन का फार्मूला था, और इस पेंटेन के फार्मूले के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट अरेंजमेंट थी। कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट थे? 3।
कार्बन आइटम बढ़ते जाएंगे तो इनके पॉसिबल अरेंजमेंट्स भी बढ़ती जाएंगी। तो सबसे पहले देखें, एक तो बेटा बन जाएगा एन पेंटेन, एक बन जाएगा एन पेंटेन CH3 CH2 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 CH3। ये होता है बेटा जिसमें सारे का सारे कार्बन एक ही स्टेट में आ जाए, दैट इज कॉल्ड एन पेंटेन। पहला फार्मूला हो गया जी एन पेंटेन। दूसरा फार्मूला आइसोपेंटेन बनेगा, मीन हम एक CH3 ग्रुप को यहाँ से खत्म कर देंगे, बाकी रह गए 4 कार्बन। उन 4 कार्बन की चेन में वो CH3 को हम सेकंड, चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से, ठीक है ना, सेकंड कार्बन का ब्रांच बना देंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज आइसोपेंटेन। देखें CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे हम लगा देते हैं ये CH3। अब ये देखें नंबर ऑफ कार्बन आइटम उतने ही हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम भी उतने ही हैं, सिर्फ अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई। और एक तीसरा पॉसिबल वे जो क्योंकि इसके 3 बनते हैं तो उसको हम कहते हैं न्यू पेंटेन, NEOPENTANE पेंटेन। इसको हम 3 कार्बन एक स्टेट चेन में रखेंगे और 2 जो कार्बन है इनके हम ऊपर और नीचे ब्रांच बना लेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज न्यू पेंटेन। देखें जी CH3 3 कार्बन स्टेट चेन में आ गए, एक कार्बन ऊपर ब्रांच बना लिया और एक कार्बन है ये एक CH3 ग्रुप ने नीचे ब्रांच बना लिया। तो इस तरह की अरेंजमेंट के लिए यूज करते हैं न्यू पेंटेन। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है आइसोमरिज्म। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है हेक्सेन। ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप लोगों ने इसके पॉसिबल आइसोमर्स बनाने हैं C6H14 के। इतना मैं बता दूं कि इसके बेटा 5 पॉसिबल आइसोमर बनेंगे। कितने बनेंगे? 5। मीन्स आप इस फार्मूला को आप 5 डिफरेंट तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने इसके पॉसिबल फार्मूला या पॉसिबल आइसोमर बना कर ले आने हैं। ओके।